डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, स्टेटस, स्टेटस कौन कौन सी वाला, कौन कौन सी तरह का स्टेटस, पब्लिक हो या प्राइवेट हो ये स्टेटस, और लिमिटेड है या अनलिमिटेड, और लिमिटेड कौन सा वाला है, शेयर्स वाला है या गारंटी वाला है। तो 5 बातें आएंगी, डेट, नाम, नंबर, पब्लिक प्राइवेट का स्टेटस, लिमिटेड अनलिमिटेड उनमें से स्टेटस। ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा। फिर क्या होगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो ये मिलने के कोई आफ्टर इफेक्ट्स भी हैं। मिलने के का क्या क्या मतलब है, क्या ये कागज मिल गया, चलें ठीक है। जी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो इन्होंने कहा वो जो मेमोरेंडम आर्टिकल्स में जिनका हमने नाम लिखा होगा वो तो मेंबर बन जाएंगे, और क्या होगा, जैसी कंपनी बनेगी तो जिनका नाम हमने दिया था कि ये होंगे हमारे स्टार्टिंग डायरेक्टर्स, तो वो खुद ब खुद डायरेक्टर्स बन जाएंगे। और कंपनी बनते साथ ही कंपनी अचानक से क्या कहेगी अपने बनाने वालों से, सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी, कहेगी पैसे कटो, कंपनी बन गई। अब कंपनी के कागज पे वादा हुआ है हम लोग इस कंपनी को इतने पैसे देंगे, अब बन गई कंपनी, अब कंपनी को इतने पैसे देना वाजिब है, कंपनी को पैसे देंगे और कंपनी वो उस पैसे से कितने अरसे में पैसे देंगे ये एसईसी भी बताएगा। तो वो पैसे हम कंपनी को देंगे और कंपनी उस पैसे से चलेगी। अब कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन है, कंपनी एक अलग स्टेटस रखती है, कंपनी और कंपनी के मेंबर्स अलग अलग हो चुके हैं। ये हैं सारे इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दूसरी तरफ चलते हैं, ये वाले भाई इन्होंने कहा अगर रजिस्ट्रार मान जाए तो वो दे देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मैं कहता हूं अगर वो ना माने फिर हम एससीसीपी को शिकायत भी कर सकते हैं रजिस्ट्रार के बारे में। उसके अलावा भी कोई ऑप्शन है, अगर कोई एरर है, डेफिशिएंसी है, प्रॉब्लम है, वो उसने हमें बताई है, हम उस प्रॉब्लम को ठीक करके दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डेफिशिएंसी है तो डेफिशिएंसी रिमूव करके अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर वो जिद कर रहा है या हमें लग रहा है कि वो पर्सनल हो रहा है तो हम उसके खिलाफ एससीसीपी को अपील कर सकते हैं और एससीसीपी का फैसला फाइनल है। ये इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जितनी डिस्कशन थी इसमें कोई सवाल, ऑल क्लियर। एक स्टेप आगे गए, कंपनी क्यों रजिस्टर होती है। हमने कहा कुछ खुशी से रजिस्टर होती हैं, कुछ टैक्स बचाना चाहते हैं, कुछ के और मसलों मसाइल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मजबूरन शिफ्ट होते हैं कंपनी पे क्योंकि वो एक खास नंबर ऑफ मेंबर से ज़्यादा जा चुके होते हैं। वो बताएंगे हमें किबला। आज पहला दिन है, आप सीलो इससे पहले पढ़ा हुआ आपने, तो फिर तो बंदा टाइम से आ जाता है। ऐसे तो ना करें, ये तो जुल्म किया है। वो पीआरसी के पेपर्स चल रहे नहीं, लेकिन पीआरसी का तो कंपनी लॉ से ताल्लुक ही नहीं, तो सर जी ऐसे ना करें। बहरहाल आप कम्बो में नहीं, मतलब इसी के अंदर एक कम्बो मॉड होता है जिसमें पहले की वीडियोस भी मिल जाती है। नहीं चलें ठीक है। फिर आपने करना ये है कि आपने स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस की यूट्यूब पे जाना है, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी होगी, एक प्लेलिस्ट बनी होगी कैफ 7 कंपनी लॉ रिवीजन क्लासेस। उसमें 8 दिन की रिवीजन क्लासेस पिछले सेशन की मौजूद होंगी जिसमें ये चैप्टर्स हमने बड़ी तेज़ी से कवर किए होते हैं। कम से कम आपने चैप्टर 1 जो है उसको वहाँ पे एक दफ़ा वो तकरीबन 1-1.25 घंटे की टाइप की वीडियो होगी, उसको एक दफ़ा पूरा सुन लेना है ताकि आप कम से कम क्लास के साथ आ जाएं, क्योंकि छोटी छोटी सी बातें वो आपको पता हो। जब हम वर्ड बोल रहे हो लिमिटेड बाय गारंटी तो आपको पता हो कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो वो ज़रूर देख लेना है। नहीं जी सैंपल हमारा गलत हो गया था। ये वाले भाई ने बहुत ही मायूसी से मेरी तरफ देखा। कौन ऐसे लोग हैं, कितने हो जाते हैं वो, तो उनको मजबूरी बन जाती है कि कंपनी बनाए। भाई ने कुर्सी 13.5 दफा हिलाने के बाद जो है कुछ नहीं बताया। भाई ने झूठे पूरे लिए, लेकिन जो है ना अगर पार्टनरशिप में एसोसिएशन ऑफ पर्सन, नहीं आप बहुत आगे चले गए। अभी पहला सवाल ये है कि कब मजबूरन कंपनी बनानी पड़ेगी।
अगर 20 से ज्यादा लोग, अगर एक पार्टनरशिप हो, एक ग्रुप ऑफ पर्सन हो, बहुत सारे लोग इकट्ठे होके और हों 20 से ज्यादा, वो अपना एक काम धंधा कर रहे हो, तो उनके लिए जरूरी है कि वो कंपनी बना लें। 20 से ज्यादा बंदे भले पार्टनरशिप रजिस्टर भी करा के बैठे हुए हैं, लॉ ये कहता है कि फिर आपको जरूरी है कि आप कंपनी बना लें। 4 केसेस में लॉ हमें कहता है कि 20 से ऊपर भी चले जाएं तो खैर है। पहला केस, पार्टनरशिप के अलावा कोई भी और बॉडी या सोसाइटी या किसी कोई भी सेटअप किसी और लॉ में अगर रजिस्टर्ड है तो फिर उसको कंपनी बनाने की अलग से जरूरत नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप भले रजिस्टर्ड भी हो उसको बनाने की जरूरत है। एक एक्सेप्शन बता दी। दूसरी एक्सेप्शन, जॉइंट फैमिली। अगर एक जॉइंट फैमिली है और वो जॉइंट फैमिली बिजनेस चला रही है, ये भी जरूरी है। जॉइंट फैमिली और वो किसी और के साथ पार्टनरशिप्स कर रहे हैं वो नहीं, जॉइंट फैमिली जो अपना ही फैमिली बिजनेस चला रहे हो तो उसके मेंबर्स 20 से ऊपर चले जाए, हमें कोई मसला नहीं। तीसरी शर्त, पीछे वाले भाई, पार्टनरशिप ऑफ 2 और मोर जॉइंट फैमिलीज वेयर नंबर ऑफ मेंबर्स नॉट एक्सीड 20 एक्सक्लूडिंग माइनर। अगर माइनर्स को हटा दें तो वो 20 से ऊपर नहीं जाते, तो ऐसे केस में जो है वो हम इस पार्टनरशिप में 20 से ज़्यादा बंदे बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि उसमें बच्चे वगैरह भी थे, बच्चे ऐड करने की वजह से हम 20 से ऊपर जा रहे थे, वरना मसला नहीं था। आखिरी क्या बच गया, प्रोफेशनल्स की पार्टनरशिप। डॉक्टर्स, लॉयर्स, बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, वो प्रोफेशनल जिनके अपने लॉज उन्हें मना करते हैं कि आपने कंपनी नहीं बनाना। इन चारों में से कोई भी सेटअप हो तो 20 से ज़्यादा होने के बावजूद कंपनी ज़रूरी नहीं है, वरना जब भी आप 20 से ज़्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो लाजमी है कि कंपनी बना ली जाए। कोई सवाल कल हमने जितना पढ़ा उससे रिलेटेड? ठीक है जी, वही कह रहे हैं कि सब्सक्राइबर टू मेंबर और सब्सीक्वेंट मेंबर्स, इनको अब हम कंपनी कहना शुरू कर देंगे। प्रॉब्लम पता है क्या है, कंपनी अभी भी नजर नहीं आ रही, रजिस्टर हो गई है कागज, अब उस कागज को तो कंपनी नहीं कह सकते। तो उन्होंने कहा कागज बनने के बाद ये जितने भी इस वक्त मौजूदा इसके ओनर्स हैं ये, और कल को जितने भी और लोग इसमें ऐड होंगे, इनको कलेक्टिवली क्या कहेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट। यानी कि कंपनी कह दें या बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट जरा बड़ा वर्ड है ना, हर तरह की कंपनी काउंट हो जाती है। तो अब इन लोगों को, आज के मेंबर्स और बाद में ज्वाइन करने वाले मेंबर्स को कलेक्टिवली हम कह देंगे बॉडी कॉर्पोरेट। कंप्लायंस किसे कहते हैं? कंप्लायंस कहते हैं रूल फॉलो करना, डिक्लेरेशन कहते हैं हल्फिया बयान या स्टेटमेंट देना। तो डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन का मतलब है कि वो डिक्लेयर करेंगे, वो लिखेंगे कि मैं ने सारे कंपनी लॉ के रूल्स फॉलो किए हैं इस मेमोरेंडम आर्टिकल को बनाते हुए। यानी जिस तरह से अक्सर फॉर्म के नीचे एक स्टेटमेंट होता है, मैं तस्दीक करता स्लैश करती हूँ कि दिए गए कवायद सही हैं और तमाम कवानीन के मुताबिक हैं और मैं पाकिस्तान के हकूक़ की अलमबरदार रहूँगा या रहूँगी वगैरह वगैरह, मतलब वो इस तरह की एक फॉर्मल सी स्टेटमेंट। जी सब क्लियर? प्रोपोज डायरेक्टर, वो डायरेक्टर जिनका हमने नाम दिया। जब आप कंपनी रजिस्टर कराते हैं ना, तो जैसी रजिस्टर होगी चलाना पड़ेगा। कौन चलाएगा? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को कौन हेड करेगा? डायरेक्टर्स। तो बजाय इसके कि उस वक्त आप इलेक्शन कराने बैठ जाएं, जब आप कंपनी रजिस्टर करा रहे हैं तो आप अपने आर्टिकल्स में नाम लिख देते हैं प्रोपोज डायरेक्टर, यानी आपकी तरफ से आपने जिनका नाम दिया। तो अगर आपने 4 लोगों का नाम दिया कि जैसी कंपनी बनेगी ये डायरेक्टर्स बन जाएंगे, तो कंपनी बनते साथ ही वो 4 लोग डायरेक्टर्स बन जाएंगे। अब वो जुमला देखें जरा, दोबारा पढ़ें। जी, पर्सन्स नेम्ड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आगे एज प्रोपोज डायरेक्टर, वो लोग जिनके आर्टिकल्स में नाम लिखे थे प्रोपोज डायरेक्टर के तौर पे, हमारी ख्वाहिश थी कि हाँ ये डायरेक्टर्स बने, वो क्या होगा? आर अपॉइंटेड, वो खुद ब खुद अपॉइंट हो जाएंगे जिनका नाम हमने दिया था। यानी जैसी कंपनी रजिस्टर होगी तो खुद ब खुद जिनके नाम हमने दिए थे समझा जाएगा वो अपॉइंट हो गए। जी जी, पहले पॉइंट में हम बात कर रहे थे कि 20 से ज्यादा बंदे अगर हैं और आप पाकिस्तान के किसी और लॉ में रजिस्टर हैं अदर देन पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप के अलावा आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप किसी लॉ में रजिस्टर हैं, तो फिर आपको कंपनी लॉ में रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप बन के काम कर रहे हैं और पार्टनरशिप के लॉ में रजिस्टर है तो भी कंपनी बनानी पड़ेगी।
यानी आसान अल्फाज में पार्टनरशिप के लॉ में भले रजिस्टर हो जाएं, आपको ये वाली एक्सेप्शन नहीं मिलनी है। एक्सेप्शन मिलनी है पार्टनरशिप के अलावा बाकियों सेटअप्स को। जी जी 20 से ज्यादा होंगे तो कंपनी बनाएंगे। सवाल ये आया कि सर कल तो हमने बात की थी कि 2 मेंबर्स कम से कम होने चाहिए प्राइवेट में, पब्लिक में 3 होने चाहिए। तो ये क्या चक्कर है, एक कंपनी है जो मजबूरन बन रही है और एक कंपनी है जो ख्वाहिश पे बन रही है। हम अपनी पसंद से कंपनी बनाए तो 2 बंदों से भी बना सकते हैं, 3 से भी बना सकते हैं। वो सेक्शन क्या बता रहा है, वो कह रहा है अगर 20 से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो वाजिब है, वो चाहें या ना चाहें उन्हें कंपनी बनानी पड़ेगी। हाँ, तो वो रिक्वायर्ड बाय लॉ है। और यहाँ आप अपनी पसंद से आए हैं, जब पसंद से आके बनाना है तो कम से कम कितने लोग होने चाहिए, प्राइवेट में 2 और बाकियों में 3। जी अब जब बात चल ही पड़ी है कि प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 3, या प्राइवेट में 2 और बाकियों में 3, ये 2 मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, और प्राइवेट में 2 और पब्लिक में या अदर में 3। एसएमसी में कितने होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं, 1। तो अगर एक प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर से नीचे हो जाए, या एक अदर कंपनी 3 मेंबर से नीचे हो जाए, तो इनको फौरन से गोली नहीं मार देंगे। कभी भी ऐसा हो सकता है कि अचानक से एक बंदा मर जाए, उसके शेयर अभी बच्चों को ट्रांसफर नहीं हुए, अचानक से 4-5 लोगों ने अपने शेयर किसी और को बेचे और पता ही लगा कि वो 3 से नीचे चले गए। अगर एक कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे चली जाए, नंबर 1। नंबर 2, 180 दिन लगातार कम से कम गुजार दे, इस हालत में कि वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे है, तो पर्सनल लायबिलिटी आ जाएगी मेंबर्स की। कंपनी में क्या फायदा होता है, पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती। कंपनी में फायदा ये होता है कि आप किसी भी वक्त कंपनी के लायबिलिटीज के लिए पाबंद नहीं होते। यानी कि अगर कंपनी ने कोई उधार लिया है तो आपसे कोई नहीं मांगेगा, कंपनी से मांगेगा। लेकिन अगर आपने एक कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे चलाई, यानी कि इलीगल तरीके से चलाई, और 180 दिन से ऊपर तक ऐसा रहा, तो उस 180 दिन या उसके बाद जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आप पर्सनली लायबल हो जाएंगे। अगर कंपनी पैसे नहीं देगी तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। शर्त क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे 180 दिन कम से कम लगातार आपने गुजारे हों। अगर 178 दिन गुजारे और 179th डे पे आपके मेंबर रिस्टोर हो गए, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर 180 दिन गुजार ली और 181वां दिन आ गया, तब आप मुजरिम। अब उन 180 दिनों में शुरू में दूसरे दिन भी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आप उसमें पर्सनली लायबल। 180 दिन तक लगातार अगर मतलब आप ये कर रहे हैं और 180 दिन से ऊपर हो जाए का मतलब है अगला दिन चढ़ जाए, तो 181st डे स्टार्ट होते साथ ही 180 दिन से ऊपर हो गए। तो अगर आपने 180 दिन से ऊपर गुजारे, इस हालत में कि आप मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे थे, तो फिर लॉ आपको पर्सनली लायबल कर लेगा उस दौरान, उस डिफॉल्ट वाले टाइम में होने वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, बड़ी मजाकिया सी। आप बच सकते हैं अगर आप साबित कर दें कि आपको पता नहीं था, लॉ का पता नहीं था, ये नहीं पता था कि हम कम रह गए। मतलब 2 से कम कितना होता है, 2 पे तो सब ओके है, 2 से कम आप चला रहे हैं तो 1, और 3 से कम। ये बंदा डेली डायरेक्टर रूम में जाता था, कुर्सी पे बैठ के गोल गोल घूमता था, साथ वाली कुर्सी को देखता था, खाली नजर आती थी, फोन करता था, वो फोन नहीं मिलता था। 6 महीने तक ऐसे पता ही नहीं लगा कि मैं अकेला रह गया हूं। तो ये एक अजीब सा एक्सक्यूज लॉ ने दिया है कि अगर आप साबित कर दें कि आपको पता नहीं था कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे वाला मामला हो गया है या दूसरे मेंबर चले गए हैं, तो फिर आपकी बचत है। IK बहादुर ने सवाल बनाया एक दफा, उसने कहा 2 मेंबर थे कंपनी के, एक फॉरेन ट्रिप पे गया लंबे अरसे के लिए दूसरे मुल्क, वहां जाके मर गया। पाकिस्तान वाला बंदा, चूंकि वो पाकिस्तान में बैठा था, उसने सारे मामला देखने थे, वो मामला देखता रहा, और
फिर एक उस दौरान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उस कॉन्ट्रैक्ट पे इसको कहा गया कि अब आप लायबल हो। तो सवाल ये था कि क्या लायबल है या नहीं। हाँ, अब आप ये देखें कि इस मजाकिया सी अजम्पशन को भी आई कि अपने सवाल में जस्टिफाई कर दिया कि एक बंदा दूसरे मुल्क गया है, इसको इस मुल्क का चार्ज दे के गया, तुम यहाँ संभालो, वो वहाँ जाके मर गया है, इसको पता नहीं लगा। तो रूल ये था कि अगर पता लग गया है तो फिर फंसेगा, और अगर नहीं पता था तो बच जाएगा। डन। इंग्लिश देखते हैं। लायबिलिटी फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस विद लेस देन मिनिमम मेंबर, ये लेस देन मिनिमम मेंबर्स है। इफ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज रिड्यूस बिलो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर नंबर मिनिमम से नीचे चले जाएं, जैसा अभी हमने बात की, प्राइवेट कंपनी अदर देन एसएमसी 2 और बाकी कंपनियां 3, एंड द कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 180 डेज, और कंपनी बिजनेस चलाए 180 दिन से ज्यादा तक के लिए, एवरी पर्सन हु इज अ मेंबर, हर वो शख्स जो मेंबर है, ड्यूरिंग द टाइम दैट इट सो कैरीज ऑन बिजनेस, उस तमाम टाइम के लिए जो वो कंपनी चला रही है, आफ्टर दोज 180 डेज शेल बी सेवरली लायबल, 180 दिन गुजरने के बाद जो लोग हैं, जो मौजूद हैं, वो लायबल होंगे सेवरली। एक ज्वाइंट होता है ना, सारे मिलके, सेवरली का मतलब है कोई भी, हर बंदा अलग अलग लायबल है। फॉर पेमेंट ऑफ होल डेट्स ऑफ कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम, उस टाइम में जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए उस टाइम के लिए लायबल है एंड मे बी सूड देयरफॉर विदाउट जॉइंटर इन सू ऑफ एनी अदर मेंबर, और उसको अकेला पकड़ के किसी और को साथ मिलाए बगैर अकेले पे केस किया जा सकता है, और ये पाबंद होगा, प्रोवाइडेड दैट मेंबर या मेंबर्स इज इन नॉलेज ऑफ द फैक्ट, अगर ये साबित हो जाए कि इनको नॉलेज था इस फैक्ट का तो फिर ये पर्सनली लायबल होंगे, अगर नहीं था नॉलेज तो फिर बच जाएंगे। कोई कंफ्यूजन? सारी बात समझ आ रही है? देन एक छोटा सा सेक्शन, देखने में जरा बड़ा लग रहा है लेकिन है छोटा सा ही बेचारा। अगर आपने कंपनी बनानी है तो कितने बंदों से बनाएंगे? एसएमसी एक बंदे से, प्राइवेट कंपनी कम से कम 2 से, और पब्लिक कंपनी कम से कम 3 से। जब आपने कंपनी बनानी है तो एसएमसी एक बंदे से, बाकी 2 से और 3 से, ये करके फॉलोइंग नंबर ऑफ पर्सन जो लॉफुल पर्पस के लिए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे अपने नाम मेमोरेंडम में, कंप्लाई करेंगे एक्ट की रिक्वायरमेंट, और वो कंपनी फॉर्म कर देंगे, कंपनी को राब्ता कर, वो कहेंगे कि हमने कंपनी बनानी है। यहाँ लॉ को अचानक से याद आया कि जो एसएमसी है उसमें प्रॉब्लम है कि बंदा ही एक है, अगर वो अचानक से मर गया कंपनी का क्या होगा? तो एसएमसी वाला एक नॉमिनेशन देगा, वो किसी को नॉमिनेट करेगा, किसी इंसान को अपने रिश्तेदारों में से नॉमिनेट करेगा कि अगर मेरी अचानक से डेथ हो जाए तो फलाना साहब आएंगे, वो कंपनी का चार्ज संभालेंगे, और मेरे लीगल हेयर्स या रिप्रेजेंटेटिव जो वारिस है उनको कंपनी पहुंचाने तक कंपनी की इंतजामिया संभालेंगे। जैसे ही वो उनके वारसों को कंपनी ट्रांसफर करेंगे वो चले जाएंगे और वारिस कंपनी के मालिक बन जाएंगे। वारिस अगर एक हुआ तो एसएमसी एसएमसी रहेगी, और वारिस अगर एक से ज्यादा हुए तो वो प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। बात समझ आ रही है? तो किताब ने एक छोटी सी बात बताई है कि एसएमसी के लिए जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है, वो शख्स जो साइन कर रहा है, शेल नॉमिनेट अ पर्सन हु इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द सोल मेंबर शेल बी रिस्पॉन्सिबल। एक बंदे को नॉमिनेट करेंगे जो डेथ की सूरत में, इस बंदे की डेथ की सूरत में जो सोल मेंबर है, अगर उसके मर जाने की सूरत में रिस्पॉन्सिबल होगा ट्रांसफर द शेयर्स टू लीगल हेयर सब्जेक्ट टू सक्सेशन अंडर इस्लामिक लॉ, इस्लामिक कवानीन के मुताबिक शेयर्स ट्रांसफर करने के लिए पाबंद होगा, और नॉन मुस्लिम है तो जो भी उनका रेलिवेंट लॉ है उसके मुताबिक, एंड मैनेज द अफेयर्स ऑफ कंपनी एज अ ट्रस्टी टिल सच टाइम द टाइटल ऑफ शेयर्स आर ट्रांसफर। जब तक वो शेयर सही से ट्रांसफर नहीं हो जाते तब तक वो कंपनी को संभाले रखेगा। अगर ट्रांसफर एक से ज्यादा लीगल हेयर को हुआ तो कंपनी एसएमसी नहीं रहेगी, और फिर वो प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करेगी। तो ये एक छोटे मोटे से कुछ सेक्शंस थे जिन्होंने कहा कि कंपनी बनाने के लिए आपको 2, 3,
एक, कम से कम इतने बंदे चाहिए, एसएमसी एक, प्राइवेट 2 और पब्लिक कम से कम 3। और एसएमसी इजाफी क्या करेगी, एक नॉमिनेशन दे देगी, बता देगी कि कौन भाई साहब है, अगर जो है वो डेथ होती है तो ये भाई साहब जो है वो कंपनी को संभालेंगे, शेयर ट्रांसफर करवाएंगे और फिर चले जाएंगे। डन। आगे चलते हैं। अब हमने चैप्टर 1 और 2 के दरमियान का जो ब्रिज है उसे समझ लिया, चीज़ों को देख लिया। कुछ डेफिनेशन हैं जो अभी हमने नहीं देखी, लॉ एंड गवर्नेंस वाली बातें नहीं की। फिर चैप्टर 1 में कुछ कॉन्सेप्ट है जो चैप्टर 8 में डिस्कस होगा, वोटिंग राइट्स। तो अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चैप्टर 1 के ख़त्म होने के बाद जो है वो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे होंगे। ऑफिशियल्स की एक डेफिनेशन है, ऑफिसर की डेफिनेशन है, बोर्ड की डेफिनेशन है, ये हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। इसी तरह से वोटिंग राइट की डेफिनेशन है, चैप्टर 8 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन है, वो चैप्टर 2 पढ़ते हुए पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अब जो बीच बीच की मिक्सिंग है ना, वो हम उसको कवर कर रहे हैं कि वो चीज़ें हमने रेलेवेंट जगह से पढ़नी है, यानी कि मैं यहाँ से चैप्टर 2 में एंटर होने लगा हूँ। क्या क्या हमने नहीं पढ़ा ये दिखाता हूँ आपको। शुरू में एक टेबल नज़र आएगा सेकंड पेज पे, ठीक है, ये भी हमने नहीं देखा। इसके अलावा डेफिनेशन में से वोटिंग राइट की डेफिनेशन आपको नजर आएगी, ये हमने आगे पढ़ना है। पीछे अगर चलें तो ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन, ये हम चैप्टर 2 के साथ पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह। मेंबर की डेफिनेशन चैप्टर 2 के साथ पढ़ रहे होंगे। तो ये चंद वो चीज़ें हैं जो चैप्टर 1 में डली हुई हैं, लेकिन जो है वो इसका ताल्लुक थोड़ा सा आगे से है। करें जी शुरू चैप्टर 2, पक्का? अब हमारी तो दुनिया ही बदल गई, चैप्टर 1 से अचानक से चैप्टर 2 पे चले गए। चैप्टर 1 अभी ख़त्म नहीं हुआ, किताब के मुताबिक ख़त्म नहीं हुआ। तो किताब में तो वो क्लासिफाई हुआ है कहीं और, लेकिन हम एक दिन ज़ाया नहीं कर सकते थे। और फिर जब हम पास पेपर में जाएं तो पास पेपर में वो सवाल भी मौजूद हैं जो उन टॉपिक्स को क्लासिफाई कर रहे हैं जिनको हम आगे जाके चाह रहे हैं। तो हम थोड़ा सा आगे जाके चैप्टर 2 को पढ़ लेंगे तो फिर हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हमें चैप्टर 1 के सवाल समझ आ जाए, फिर चैप्टर 1 के पास पेपर्स के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। टाइम ना मिला तो एक वीडियो में सारी डिस्कशन मौजूद होगी, और टाइम मिला तो कोशिश ये करेंगे कि हम क्लास में उसको अच्छी तरह से एक दफ़ा डिस्कस करें, या फिर डिस्कस अभी कर लें। असल में ये पीछे पिछले वीक ने हमारा दिन थोड़ा सा वो ख़राब कर दिया, और उसको तोड़ तोड़ के जो वीडियो दी तो उसमें ज़रा लोड ज़्यादा नहीं डाला। पास पेपर देखते हैं, जल्दी ख़त्म होगा तो मैं चैप्टर शुरू करा देना है। क्या हमारे पास पावर पॉइंट में है? अरे वाह वाह, बस ठीक है, वो फिर किताब वाले ही ओपन कर। ज़रा देखें तो सही सवाल कैसे होते हैं, क्या करते हैं सवाल। ठीक है, मैं कर लेता हूँ, थैंक यू। रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, सिर्फ थोड़े से सवाल, जस्ट एक्सप्लेन प्राइवेट कंपनी। ओए होए, मुश्किल हो जाएगा। एक्सप्लेन प्राइवेट कंपनी एज स्पेसिफाइड इन कंपनीज एक्ट, डन हो गया। विद रेफरेंस टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कमेंट ऑन द रूल। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जहन में रखते हुए आपने एक रूल हम आपको बता रहे हैं, उस पर कमेंट करना है। रूल क्या है? डायरेक्टर शैल नॉट रिफ्यूज टू ट्रांसफर एनी फुली पेड शेयर्स अनलेस द ट्रांसफर डीड इज डिफेक्टेड और इनवैलिड। डायरेक्टर जो है वो ट्रांसफर को रिफ्यूज नहीं करेंगे। जब भी कोई कहेगा कि मुझे ट्रांसफर करवाना है तो उसको नहीं रिफ्यूज करेंगे जब तक कि ट्रांसफर डीड में मसला ना हो। वो कह रहे हैं प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन आपको पता है, जुमला ये है कि डायरेक्टर सिर्फ एक ही चीज पे एतराज कर सकते हैं शेयर ट्रांसफर करने पे, अगर ट्रांसफर डीड में मसला हो। आपने बताना है कि ये जुमले से आपका कोई नजरियाती इख्तलाफ,
प्राइवेट कंपनी में सिर्फ ट्रांसफर डीड नहीं, वैसे ही ट्रांसफर ऑफ शेयर मना है। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर को रिफ्यूज कर सकते हैं डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी में, क्योंकि उसकी डेफिनेशन के मुताबिक ट्रांसफर ऑफ शेयर नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा टेक्निकल बात की थी, आगे चलते हैं, शायद आसान बात हो। अल्फला एसोसिएट एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, वो अपने आप को रजिस्टर कराना चाह रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको और जरा ब्रॉड करके देखूं ताकि इसकी विजिबिलिटी कैमरे पे भी थोड़ी बेहतर हो जाए। दूर बैठे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी, ठीक है, अब इससे ज्यादा की ख्वाहिश गलत हो जाएगी। अल्फला एसोसिएट एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ये रजिस्टर होना चाहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के तौर पे। एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है और वो क्या चाहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के तौर पर रजिस्टर हो, बट डज नॉट विश टू इंक्लूड द वर्ड लिमिटेड इन इट्स नेम। इदारा बनाना चाहते हैं लेकिन लिमिटेड का वर्ड नहीं चाहते। In view of provision of Companies Act, you are required to explain the conditions that need to be satisfied before Commission may issue a license and allow it to dispense with the word limited from its name. वो शराइत बताएं जो आप फॉलो करेंगे जिसके बाद कमीशन, SECP को कमीशन कहते हैं, सिक्योरिटीज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो खाली कमीशन लिखा नजर आए या SECP लिखा नजर आए, इसका मतलब है SECP। तो कमीशन से लाइसेंस लेने के लिए क्या शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी? 4 शर्तें। 7 नंबर के लिए वो 4 शर्तें पूछ ली। सेकंड, वो कंडीशन बताए अंडर विच द लाइसेंस में बी रिवोक और उसके कॉन्सिक्वेंसेस। लाइसेंस कब रिवोक होता है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, इससे पहले कि आप घबरा के कहें सर सिर्फ 4 नंबर। उस जमाने में हमारी किताब में वो जो लाइसेंस रिवोक होने की कंडीशन है वो नहीं थी, बस एक आध जुमला लिखा हुआ था और कॉन्सिक्वेंस भी बस 2 लाइन के थे। अब अगर ये सवाल आता है तो ये तो बड़ा हैवी सवाल है, कंडीशंस और बाद में क्या होगा, तो ये अकेला ही 10 नंबर का बनता है। लेकिन बहरहाल हमने ये देखा कि क्या सवाल हमें समझ आ रहा है। आइडेंटिफाई द सिचुएशन स्पेसिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 इन विच अ कंपनी शैल बी कंसिडर्ड टू बी सब्सिडियरी ऑफ अनदर कंपनी। वो क्या सिचुएशंस होंगी जिसमें एक कंपनी दूसरे की सब्सिडियरी कहलाएगी? मोर देन 50% वोटिंग पावर, डायरेक्टर्स की मेजॉरिटी कंट्रोल करना, लेयर्स के थ्रू वो सब्सिडियरी की सब्सिडियरी। 4 नंबर, Board of Directors of Sunrise Private Limited are planning to raise funds amounting to 80 million from general public. ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि हम जनरल पब्लिक से पैसे रेज करें, कितने? 80 million. To meet the cost of expansion of production capacity. The current authorized and paid up capital of company is 200 million. कंपनी की इस वक्त ऑथराइज और पेड अप कैपिटल 200 मिलियन है और ये चाह रहे हैं कि हम मजीद 80 मिलियन इशू करें। अब पहले तो एक मसला ये है कि अगर ऑथराइज और पेड अप बराबर है तो मजीद शेयर इशू हो सकता है। पहले क्या करना पड़ेगा? पहले ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने का प्रोसेस चैप्टर 5 में है, तो हम इसके उस एलिमेंट को डिस्कस नहीं करेंगे। इस सवाल में 2 चैप्टर्स कवर हो रहे हैं, उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ और देखते हैं। एडवाइज द कंपनी अबाउट द चेंजेस दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन टू अलाउ द कंपनी टू रेज कैपिटल फ्रॉम पब्लिक। एक प्राइवेट कंपनी है, बताएं वो अपने आर्टिकल्स में ऐसी क्या चेंज करे जिससे वो जनरल पब्लिक से पैसे मांग सके। पब्लिक की वो जो 3 शराइत हैं वो ख़त्म करनी पड़ेंगे। यानी सवाल ने खामोशी से आपसे प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पूछी है। आपको हमें उलझाया कि एक प्राइवेट कंपनी है, वो इस तरह से सोच रहे हैं कि पैसे रेज करें, बताओ आर्टिकल्स में क्या चेंज करेंगे जिसके बाद वो पैसे रेज कर सके। तो हम कहेंगे भाई हम आर्टिकल्स में वो 3 शर्तें चेंज करेंगे जिससे वो प्राइवेट ना रहे। 50 बंदों की प्रोहिबिशन ख़त्म कर देंगे, शेयर ट्रांसफ़र करने की रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर देंगे और जनरल पब्लिक को इनवाइट करने की कंडीशन ख़त्म कर देंगे। और चूंकि वो एक प्राइवेट कंपनी है तो फिर नाम जो जहाँ पे वो था उसका नाम है वहाँ पे प्राइवेट के वर्ड्स ऐड कर देंगे और हटा देंगे, क्योंकि वो प्राइवेट समूह से। तो यानी कि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पूछ ली और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले ली कि क्या आपको पता है कि अगर एक कंपनी प्राइवेट हो के भी शेयर इशू करना चाहे तो क्या करना होगा, टेक्निकली उसे पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा। डन। शबान एंटरप्राइजेज एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, डायरेक्टर चाहते हैं कि इसको एक लिमिटेड कंपनी बनाएं, लेकिन ऑन अकाउंट ऑफ द नेचर ऑफ एसीज बिजनेस एक्टिविटी दे डू नॉट इंटेंड टू इंक्लूड द वर्ड लिमिटेड। वो इसको एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा बनाना चाहते हैं, लेकिन वो वर्ड लिमिटेड जैसा घटिया लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहते।
narrate the condition that SE would be required to comply with under the Companies Act 2017 in order to be able to achieve the above objective. above objective को अचीव करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, वही 4 शर्तें। कभी 7 नंबर के लिए पूछा, कभी 4 नंबर के लिए पूछा, मर्जी है उनकी। स्टार प्राइवेट लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन जनवरी 2012। बिलाल के पास 90% शेयर्स और रिमेनिंग 10% शेयर उसकी बीवी के पास है। बिलाल इंटेंड टू कन्वर्ट द कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी, लिस्ट डाउन नेसेसरी चेंजेस दैट एसपीएल वुड हैव टू बी मेक इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वही वाले वो 3 शर्तें और नाम के साथ, तो वही वाली चीज पूछ ली डिफरेंट तरीके से। स्टेट ब्रीफली द रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन अंडर विच अ प्राइवेट कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। प्राइवेट कंपनी जिन रिस्ट्रिक्टिव शर्तों के तहत वजूद में आती हैं, कौन सी हैं वो शर्तें? इसका मतलब है कि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन बहुत ही को पसंद है उन्हें। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट 2 जगह नजर आ गया, होल्डिंग सब्सिडरी वाली बातें नजर आ गई। आगे चलते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट लिस्ट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच मैकूम लिमिटेड मे बी डीम्ड टू बी सब्सिडरी ऑफ हाकिम लिमिटेड। मैकूम लिमिटेड हाकिम लिमिटेड की सब्सिडरी कब मानी जाएगी? अब ये टाइप 2 सवाल है। एक टाइप 1 सवाल होता है रट्टे वाला, लिस्ट डाउन द रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्राइवेट कंपनी, आप लिस्ट डाउन कर देते हैं। एक टाइप 3 सवाल होता है, एक सिचुएशन बनाते हैं बड़ी हैवी सी और आपसे कहते हैं आपकी क्या राय है, यहाँ सही हो रहा है गलत हो रहा है। वो टाइप 3 होता है, उसमें आपने लंबा चौड़ा तबसरा करना होता है। एक टाइप 2 होता है, पूछा रट्टा होता है लेकिन किरदार इस्तेमाल कर लिया होता है। वो ये पूछ सकते थे बताओ एक कौन से कंडीशंस के तहत एक कंपनी दूसरे की होल्डिंग और एक कंपनी दूसरी की सब्सिडरी हो सकती है। उनका नहीं, वो सर्कमस्टांसेस बताओ जिसमें महकूम लिमिटेड हाकिम लिमिटेड की सब्सिडरी बनेगी। तो आप कहेंगे फॉलोइंग आर द सर्कमस्टांसेस जिसमें महकूम लिमिटेड हाकिम लिमिटेड की सब्सिडरी बनेगी, और नीचे माय बेस्ट फ्रेंड, जो आपने याद किया हुआ है, जो याद है वो वहां पे लिख दिया और ऊपर कैप्शन दे दिया। उनका एहतराम कर लिया कि उन्होंने इन 2 किरदारों को बीच में इंट्रोड्यूस किया था। तो सम टाइम सी लॉ में ये सवाल सबसे ज्यादा है इस तरह के। सम टाइम क्या होता है, वो इतना बड़ा सा सिनेरियो होता है और एंड पे पता लगता है रट्टा पूछा है, लेकिन उसके बीच में कुछ किरदार इस्तेमाल किए होते हैं। एक कंपनी है, वो बड़ी परेशान बैठी है, वो अपने तमाम जो कॉर्पोरेट एडवाइजर्स उनको बुला रही है। ये कंपनी वाले साल के एंड पे सोच रहे थे कि हम एक डायरेक्टर रिपोर्ट बनाएं, लेकिन चूंकि डायरेक्टर रिपोर्ट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, ये पहले प्राइवेट कंपनी होते थे, पब्लिक कंपनी है, अब ये समझना चाह रहे हैं कि डायरेक्टर रिपोर्ट क्या होती है। आप एक कॉर्पोरेट एडवाइज़र हैं, आपको इन्होंने बुलाया है, तो आपने जो है वो फॉर एग्जाम्पल सनशाइन लिमिटेड को बताना है कि डायरेक्टर रिपोर्ट के क्या कॉन्टेंट्स होते हैं। यानी कि वो एक लाइन में भी पूछ सकते थे कि डायरेक्टर रिपोर्ट के क्या कॉन्टेंट्स होते हैं, लेकिन ये सनशाइन बीच में आ गई। तब आप कहेंगे कि हम सनशाइन को फॉलोइंग पर्टिकुलर डायरेक्टर रिपोर्ट के बताएंगे। तो बस सनशाइन का एहतराम करना है, स्टार्ट करना है, ताकि उनको दिल ना टूटे कि हमने सिनेरियो बनाया था, इन्होंने तस्करा ही नहीं किया, इन्होंने तो रट्टा मारा हुआ था, एज इट इज पेश कर दिया। 1 नंबर ज़ाया हो जाएगा खामखा का। याद रहेगा। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज आई ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्पेशल रेजोल्यूशन। अभी हमने नहीं पढ़ा, जिसके वजह से हमें पास पेपर की तरफ नहीं आता, तो ये अभी पढ़ेंगे तो हमें पता होगा। ये वो वाली चीज़ है जो हमने अगले चैप्टर पर डाल दी थी। व्हाट इज मेंट बाय टर्म मेंबर, ये हम आगे डाल चुके हैं। Paband Limited is in process of incorporation as I filed application with registrar office for registration of its memorandum of association. Paband Limited incorporation के process में है और रजिस्ट्रार को उसने चीज़ें जमा कराई हैं। However, registrar has refused. रजिस्ट्रार को उस्ताख ने मना कर दिया इसको रजिस्टर करने से। Under the provision of Companies Act, state the possible reason for such refusal. बताएं ऐसा क्यों हुआ होगा। Also advise the option available to Paband Limited above circumstances. रजिस्ट्रार ने मना कर दिया, क्यों मना किया होगा? कोई डॉक्यूमेंट चीज मिसिंग होगी, कोई कंपनी लॉ की खिलाफ वर्जी होगी, कोई डेफिशिएंसी होगी, कर दिया उन्होंने मना। क्या क्या ऑप्शंस है? एक तो वो डेफिशिएंसी ठीक करें, दोबारा से अप्लाई करें, और अगर फिर भी वो मना कर दें तो शिकायत कर दें। दूसरा ये है कि आप डायरेक्टली शिकायत कर दें एससीसीपी को कि मेरी बात नहीं मान रहे, और एससीसीपी का फैसला फाइनल होगा। अब जवाब प्योर रट्टे वाला है, कोई लॉजिक कोई ओपिनियन नहीं मांगी उन्होंने। तो advise the options available to Paband Limited in the above circumstances. Following are the options. Following are the options available to Paband Limited in given circumstances. और नीचे वो सारी बातें हैं।
और जहां लिखना है कंपनी शुड अप्लाई टू रजिस्ट्रार, वहां लिख देना है पाबंद लिमिटेड शुड अप्लाई। यानी कि बस आपने ये एहतराम करना है कि उन्होंने एक किरदार बीच में लेके आए थे, आपने उसके कॉन्टेक्स्ट में, अक्सर वो रोते हुए कहते हैं कि जी हमने एक सिचुएशन दी और बच्चे ने रटा उठा के पेश कर दिया बगैर रेफर किए कि वो किसका जिक्र कर रहा है, तो आपने वो इजाफी एक नंबर भी मिस नहीं होने देना। पेपर में 23-24 पार्ट्स होते हैं कॉमनली, हर सवाल में एक नंबर मिस होने का मतलब है 24 नंबर गए। जो पास हो रहा होता है वो 51-52 पे पास होता है, आई कैप इसीलिए उसका पर्दा रखता है, उसके नंबर नहीं बताता कि हमें वो शर्मसार ना हो। और जो फेल हुआ है 43-44 पे, तो टेक्निकली उसमें और पास होने वाले बच्चे में 8 नंबर का फर्क था। अगर 24 पार्ट्स हैं तो हर 3 सवालों में से एक, किसी सवाल में से एक नंबर उसने एक्स्ट्रा मिस कर दिया। तो सीलो समझना भी है, साथ साथ लेके भी चलना है, टेक्निक्स भी समझनी है और ड्राफ्टिंग पे भी काम करना है। मैं इतना जोश दिलाया पहले हफ्ते के लिखना है लिखना है, जैसी सैटरडे आए आग लगा देंगे, और सैटरडे पे मुल्क में आग लग गई। तो अब फिर से हमारे पास सैटरडे आया है, हम अपनी गलतियों को, कोताहियों को ख़त्म करेंगे। तो परसों जब सैटरडे आएगा तो परसों फिर क्लास नहीं होगी, परसों एक खूबसूरत सा टेस्ट होगा जिसमें आपको ड्राफ्टिंग का मौका मिले। और पोस्ट रिजल्ट इज़ एन आइडियल प्लेस कि जहां आप साथ साथ राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहें। प्री वाले बच्चे तो रिजल्ट तक सोच रहे होते हैं रिजल्ट अच्छा आएगा फिर टेस्ट देना शुरू करूँगा, रिजल्ट पे उन्हें और टेंशनें पड़ जाती हैं। तो आप तो यकीन कामिल की मंजिल पे हैं कि आपने पेपर देना है, तो बस वे पहले दिन से अपनी ड्राफ्टिंग बेहतर रखें। आसान पेपर राइटिंग से मार्क खा गए तो बहुत दुख होगा। सीलो का तो फेलियर भी बड़ा दुखी रहता है, अकाउंटिंग का फेलियर चहक के बताता है अकाउंटिंग में फेल हुआ हूँ, ठीक है पेपर ऐसा है। जो सीलो में फेल होता है वो तो शर्मिंदा फिर रहा होता है, सारे मजाक उड़ाते हैं कि इस सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो अपने आप को उस बेइज्जती से बचाना है। आगे चलते हैं। ये क्या हुआ, ये क्योंकि हमने यहां थोड़ा सा organization working for useful objects of society often need protection of limited liability for such work। जो कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं उनको अक्सर लिमिटेड लाइबिलिटी चाहिए होती है, जैसे कल परसों भी हम बात कर रहे थे। However, there are certain conditions subject to fulfillment of which exemption may be granted to entity from using the work limited to its name। कुछ ऐसी एग्जाम्पशन है जिसमें आप लिमिटेड के वर्ड हटा भी सकते हैं। बताएं वो कौन सी कंडीशन है और वो कौन सी अथॉरिटी है जिसके पास आप जाएंगे तो वो आपको लिमिटेड का वर्ड हटाने की इजाजत दे देगी। एक भी दफा एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट कैसे रजिस्टर होती है, कैसे लाइसेंस होता है, ये नहीं पूछा। 3 दफा अब तक सवाल आ चुके हैं और तीनों दफा लिमिटेड का वर्ड हटाने से सवाल। अब इस वक्त आप चैप्टर पढ़ के बैठे हैं, जब आप 12 चैप्टर पढ़ के पेपर में बैठे होते हैं ना, तो उस वक्त इस एक जुमले से पहचान करनी होती है कि ये किसका जिक्र कर रहे हैं। ये इस लेवल पे रट्टा एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके बीच में एक जो जुमला लिखा था कि लिमिटेड का वर्ड हटाने की इजाजत मिल जाती है। अब आप पूरा चैप्टर तैयार करके, पूरा सिलेबस तैयार करके पेपर में पहुंचते हैं और वो अचानक से कहते हैं बताएं कोई ऐसी भी कंपनी भी है जिसको लिमिटेड का वर्ड हटाने की इजाजत मिल जाए, और कैसे बनती है वो कंपनी। अगर वो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट बोल देने वाला, आपने रट्टा मारा हुआ इस नाम से। तो इस हद तक यहाँ पे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बीच की एक कंडीशन के ऊपर भी, अभी जिसको कंडीशन याद नहीं आ रही गए उसके 4 सवाल, 4 नंबर। तो एक चीज हमें नजर आ रही है कि मेजॉरिटी चल रटा रहा है लेकिन तूफानी वाला चल रहा है। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ब्रीफली डिस्क्राइब द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट, 2 नंबर का सवाल। रजिस्ट्रार आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एसोसिएशन हैज इशूड इट्स द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू अनजान लिमिटेड। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ब्रीफली डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के क्या इफेक्ट्स हैं, वो इफेक्ट्स आपको। Under provision of Companies Act briefly describe the circumstances in which company would be considered as holding company of another company। तीसरी दफा ये भी पूछ लिया उन्होंने। Zeta Associate intend to register as a limited company without adding the word limited। मतलब आइडियाज खत्म हो चुके हैं उनके पास, कुछ नहीं सोचना उन्होंने किताब उठानी है पास पेपर की, देखना है किस तरह के सवाल बन, यार बड़ा कमाल, क्या क्या आइडिया है। इनको अंदाजा ही नहीं है कि बच्चों के पास भी यही किताबें हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, आपको अपनी किताब भी दी है, इसमें भी पास पेपर है, और एक पास पेपर की अलग से किताब भी है, वो भी आप तक नहीं पहुंची, मेरे ख्याल में लेनी थी वो उधर आईटी रूम से,
ले लिए, जिन्होंने नहीं ली तो वो ले लें कि इजाफी किताब है जिसमें सिर्फ पास पेपर है। पास पेपर अकेले नहीं है, इनके सोल्यूशन है, सोल्यूशन के ऊपर एग्जामिनर के कमेंट्स हैं कि एग्जामिनर ने कहा कि इस हंस के हो इस बच्चों ने सवाल में ये मसला किया, तो ऐसा ना हो कि फिर आपके दिमाग में आए कि अरे मैं भी तो ऐसे ही सोच रहा था। तो उसमें ज़रूर उसको देखना है कि वो क्या है और किस तरह से है। तो पास पेपर्स जब आप करें तो आप इस वाली किताब के बजाय उस किताब से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एग्जामिनर कमेंट के साथ कुछ सवालों में मार्किंग स्कीम भी है कि क्या लिखने के कितने नंबर थे और क्या लिखने के कितने नंबर। तो एग्जामिनर को समझना पहचानना बड़ा ज़रूरी है। अब कितना मजा है भी लिमिटेड वाला सवाल करके गए होते और पेपर में जाते और वो अपनी तरफ से एक अनजान सवाल देते ये वाला, और आपने वो लैंग्वेज पहले देखी होती। तो पास पेपर करने का पेपर में 30% से 40% एज मिल जाता है। तो ये ज़रूर करने हैं पास पेपर्स। जीटा एसोसिएट वो हमें समझ आ गया। Malik and Azad, being the promoter of Masoom Limited, are in process of preparation of memorandum of association for filing with registrar. मलिक और आज़ाद एक कंपनी मासूम लिमिटेड रजिस्टर कराना चाह रहे हैं और वो मेमोरेंडम बना रहे हैं। Under provision of Companies Act, advise them about the condition required to be fulfilled for registering the memorandum. Also state the remedies available to them if for any reason registration is refused. वो मेमोरेंडम के साथ डेक्लेरेशन के हमने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए के साथ जमा कराएं, और अगर रजिस्ट्रार रिफ्यूज कर दे तो डेफिशिएंसी ठीक करे या अपील में चले जाए। तो 5 नंबर के लिए अगेन उन्होंने वो पूछ लिया कौन है ये, मासूम लिमिटेड के मलिक और आज़ाद है। तो क्या उन्होंने कहा है, कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ और ऑल्सो स्टेट द रेमेडीज अवेलेबल टू देम। The remedies, the conditions to be fulfilled and remedies available for Malik and Azad being the promoters of Masoom Limited are. अंग्रेजी भी सवाल से उठानी है कि इन लोगों के पास ये नीचे वाली चीजें अवेलेबल हैं, इतनी इंग्लिश लिख के थक जाना है और नीचे वही छाप देना है। अगर नहीं इंग्लिश बन रही कोई बात नहीं, पहले रट्टा क्या होता है, सवाल देखती बंदा के पास रट्टा उबलने वाला होता है, तो मैं जल्दी से रट्टे को अंदर डाल दूं फिर बाद में देखी जाएगी। तो आप शुरू की 3 लाइनें छोड़ें और नीचे अपना रट्टा लिख दें, फिर सुकून से इन 3 लाइनों में बैठ के बड़ी प्यारी प्यारी सी इंग्लिश बनाएं, क्योंकि 1 नंबर ऐसे इंग्लिश के हैं। और अगर आधे सवाल ऐसे हैं कम से कम तो 12-13 नंबर सिर्फ ये इंग्लिश की 3 लाइनें लिखने के हैं हर सवाल में। ये बात समझ आ गई। Master Limited has made equity investment in Abbas Limited in the light of Companies Act. State under what circumstances ML may classify AL as its subsidiary. ऐसा नहीं लग रहा था पता नहीं क्या बात होने जा रही है। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए, बताओ ये आसान अल्फाज में ये कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें एक कंपनी दूसरी की सब्सिडियरी हो सकती है। क्योंकि किरदार है तो आपने क्या करना है, फॉलोइंग आर द सर्कमस्टांसेस वेयर ML may classify AL as its subsidiary। और नीचे कहते हैं मोर देन 50% शेयर खरीद ले, वो ऐसे कर ले वैसे कर ले। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट डिस्कस हाउ अ पर्सन मे बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी। मेंबर की डेफिनेशन अभी हमने नहीं पढ़ी। रजिस्ट्रार आफ्टर रजिस्टरिंग द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हैज इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू शहबाज लिमिटेड, अ कंपनी विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 300 मिलियन। अब एमी इतने इफेक्ट डालेंगे जैसे पता नहीं क्या बात करने लगे हैं। सवाल क्या है, अंडर कंपनीज एक्ट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अब वो चाहे शहबाज थी, चाहे प्रवास थी, चाहे इमरान थी, ठीक है, वो जो मर्जी लिमिटेड थी, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन बताने हैं। लेकिन चूंकि शहबाज के बताने हैं तो आप कहेंगे फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ शहबाज लिमिटेड, और नीचे माय बेस्ट फ्रेंड। License of Cancer Research Association issued under section 42 of Companies Act was revoked by commission। थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न का सवाल आया, थोड़ा सा तो आउट ऑफ द सवाल आया। लाइसेंस इनका रिवोक कर दिया कमीशन ने, एज अफेयर्स ऑफ CRA was conducted in manner prejudicial to public interest। अवामुन नास के वसीदर मफाद के अगेंस्ट काम कर रहे थे। ओके, फिर क्या हुआ, अंडर कंपनीज एक्ट ब्रीफली डिस्कस द इफेक्ट ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस ऑन CRA and its members and officer। फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ ऑन CRA and its member, और नीचे वो अपना सारा प्रोसेस, ये डोनेशन लेना बंद कर देंगे, ये ऐसे कर देंगे, ये फिर वो 90 दिन में यूँ कर देंगे, इतने दिन में यूँ करेंगे। 5 नंबर है, इतना ज़्यादा लिखना मुनासिब है, यकीनन मुनासिब है। जब आप लिखने पे आए हुए होंगे तो आपने सिर्फ इजाफी 1 मिनट लगाना है और आपने लिख देना है।
लेकिन अगर यही सोच रहे होंगे कि 5 नंबर है तो मैंने लाइनें कितनी लिखनी है और फिर आप फुट्टे से मैयर कर रहे हो कि 10 लाइनें होनी चाहिए, पता नहीं आपकी राइटिंग कैसी हो, किस तरह से हो, तो कोई फार्मूला नहीं है कि कितने नंबर के लिए कितनी लाइनें हैं। जो पूछा है वो बता दे। कम और ज़्यादा में डाउट है, ज़्यादा लिखा है। ज़्यादा लिखने में इजाफी 1 मिनट लगना है, लेकिन ना लिखने में नंबर कटने का चांस है, और पूरा पेपर बार बार हर सवाल पे जाके ये सोचते रहेंगे उधर ज़्यादा तो नहीं लिखना था। तो जब आता है तो लिख देना है। पोस्ट रिजल्ट की क्लास में हम पहले दिन से ही ना ये छोटे छोटे टोटके लेके चल रहे होते हैं। अजम्पशन ये होती है कि इसमें रिपीटर्स आते हैं, लेकिन इस टाइम पे हमारे पास रिपीटर और फ्रेश दोनों की मिक्सिंग है। तो मैं एक एडवांस लेवल पे ही जाके चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, तो साथ साथ हम लिखने की टिप्स पे भी बात कर रहे हैं। तो घबराए तो नहीं बैठे? घबराए नहीं बैठे। Under Provision of Companies Act, identify when a business is mandatorily required to be registered as a company. बताएं कब उसको लाजमी हो जाएगा रजिस्टर करना कंपनी, मजबूर। अगर एसोसिएशन और पर्सन फलाना 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 20 से ज़्यादा होंगी तो उनके लिए रजिस्टर होना ज़रूरी है। अब आपने कहा 2 नंबर हैं, आपने लाइंस लिखी, दिल नहीं भरा, नीचे लिख दिया अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लेवल 1 पेनल्टी और पर्सनल लायबल, एम इजाफी। आपने कहा जा गिफ्ट मेरी तरफ से, पता नहीं तू क्या सोच के बैठा हुआ है। समटाइम एग्जामिनर कमेंट पढ़ के आपको अंदाज़ा होता है कि वो क्या सोच रहा था। समटाइम वो कहता है कि बच्चों ने मार्क्स देखने के बाद ये सोचा ही नहीं कि हमें ये बात लिख देनी चाहिए। तो जब आप ये सवाल करते हुए दूसरी वाली किताब में साथ साथ एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ रहे होंगे ना, तो मिजाज आपका आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा और आपको एग्जामिनर समझ आना शुरू होगा कि वो क्या चाहता है, और वो ज़्यादातर ज़्यादा चाहता है। तो फिर कम पे राजी नहीं करना। लिस्ट डाउन एनी 3 एक्सेप्शन टू ए अबव। अब जब उसने एनी 3 कह दिया ना, तो अब ज़्यादा और कम की बात नहीं है, अब उसने स्पेसिफिक कर दिया है। समटाइम पेपर में जब इस तरह का सवाल आता है ना, तो 3 बोल्ड हुआ हुआ होता है, और एग्जामिनर कमेंट में चीख चीख के कहता है कि बच्चों को अंग्रेजी नहीं पढ़नी आती, मैंने 3 कहा है तो 4 क्यों बता रहे हैं। ऑफेंड होता है उस बात से। नंबर तो नहीं काटेगा, लेकिन अगले किसी सवाल में काट लेगा। जहां उसके पास मार्जिन होगा ना 3 दूं या 4 दूं, 3 दे देगा। तो जब उसने स्पेसिफिक कर दिया ना कि 3, तो अब आपको 4 आते हैं, आपने देने 3 है। 3 वो लिखें जो सबसे अच्छे आते हैं। 3 एक्सेप्शंस बतानी है, समझ आ रहे? Identify any 4 criteria on basis of which company formed under section 42 of Companies Act differ from any other limited liability company। कितने खतरनाक है। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं बोला, सेक्शन 42 वाली कंपनी। उन्होंने कहा सेक्शन 42 वाली कंपनी बताएं कौन से 4 क्राइटेरियाज हैं जिसपे एक नॉर्मल कंपनी से फर्क होती है। फंस गए, दिमाग लगाना पड़ेगा। एक तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, वो फॉर प्रॉफिट होती हैं, और ये प्रॉफिट का शेयर मेंबर्स को नहीं दे सकते, वो दे सकते हैं, और ये सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं और ऑब्जेक्ट को रजिस्टर करवाते हैं और SECP से इजाजत लेते हैं। बाकी कंपनियां ऐसा नहीं करती। ये लिमिटेड का वर्ड नहीं लगाते, बाकी लगाते हैं। मतलब तकरीबन यहां तक आना पड़ा हमें लॉजिकल सवाल ढूंढने के लिए। हमने ऑटम 2009 से सफर शुरू किया था। ये जो पास पेपर हम देख रहे हैं ना, ऑटम 2009 में सबसे पहली दफ़ा सवाल के सोल्यूशन आने शुरू हुए थे। तो हमारे पास ऑटम 2009 से ऑनवर्ड अभी तक के, पिछली अटैम्प्ट तक के मौजूद होते हैं, और एक अटैम्प्ट हमने किताब के एंड पे मॉक के तौर पे दी होती है, जो लेटेस्ट पेपर होता है, ताकि आप कभी भी प्रैक्टिस करें तो वो सवाल आपके सामने ना आए। और जब आप तैयारी पूरी हो जाए और आप चाहें कि मैं एक ICAP लेवल का एक पूरा पेपर करूं, तो बिल्कुल रिसेंट वाला पेपर आप ICAP लेवल का पेपर बना के करें। तो मैं उसको फिर पास पेपर्स में शामिल नहीं करता, उसको किताब के एंड पे ऐड कर देता हूं, ताकि कम से कम एक पेपर महफूज रहे हमारी इस डिस्कशन से भी। उसको यहाँ ऐड करके डिस्कस करने में मसला कोई नहीं है, लेकिन फिर आपके पास स्टॉक नहीं रहेगा। कम से कम एक पेपर ऐसा हो जिसमें, जो दूसरी वाली किताब है उसमें 2 पेपर ऐसे हैं, इस जो मेरी वाली किताब है इसमें लेटेस्ट तक मौजूद है, सिर्फ बिल्कुल मोस्ट रिसेंट जो है एंड पे क्वेश्चन पेपर के तौर पे। समझ आ गई आपको? लें जी। अली, साबरा, उबैद एंड आमिर was subscriber of Nance Limited, which was incorporated on 1st January 2020 to carry on business of trading of leather jackets. In first annual general meeting, they were elected as NL's director. शुरू में वो लोग कंपनी के डायरेक्टर मुंतखब हो गए। अली, साबरा, उबैद और आमिर सब्सक्राइबर थे।
ऑन 1 मार्च 2022 अली एंड साबरा हैड अ रोड एक्सीडेंट। जब मार्च 2022 को अली और साबरा का एक्सीडेंट हो गया एंड बोथ ऑफ देम डाइड ऑन स्पॉट, दोनों मौके पे जाम बहक हो गए। कंपनी कौन सी है जी? नैंस लिमिटेड। प्राइवेट है पब्लिक है? पब्लिक है। प्राइवेट के साथ एक्स्ट्रा प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है। आफ्टर देयर डेथ आमिर एंड उबैद वर द ओनली मेंबर रिमेन्ड इन द कंपनी। बस वही दो बच गए थे। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ उबैद एंड आमिर इन अबव सिचुएशन। उबैद और आमिर की जिम्मेदारियां बताएं। वो एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, वो इनकी लाशों को दफनाने जाएंगे, इनकी मैयत, इनका नमाज जनाजा, ये तो उनकी समाजी जिम्मेदारी है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक उबैद और आमिर की क्या जिम्मेदारी है? 180 डेज के अंदर अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज करने की कोशिश करें, और अगर नहीं इंक्रीज हो पा रहे तो ये पब्लिक कंपनी है, 2 मेंबर्स वाली प्राइवेट कंपनी होती है, तो फिर इनको प्राइवेट कंपनी वगैरह की तरफ जाना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? वो लाइबल होंगे उस दौरान होने वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। तो आइडियली इनको अपने नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज करने चाहिए। जो मर गए हैं उनके बच्चों से रब्ता करें और उनसे कहें कि हाँ भाई आप अपने शेयर वगैरह ट्रांसफ़र करवाएं, आप जल्दी जल्दी से कंपनी के मेंबर बने, ताकि कंपनी की जो 180 दिनों के अंदर अंदर कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर जो है वो दोबारा से रिस्टोर हो जाए। तो सेक्शन को थोड़ा लॉजिकल पे राय में पूछ लिया कि ज़रा थोड़ा मज़ा आए लोगों को लिखते हुए। एक सवाल हमने किया हुआ है, याद है? होल्डिंग सब्सिडियरी वाला। तो आपने नोट किया है, मैं आपको बताता हूँ। ऑटम 22 टेक्निकल सा सवाल आया, ऑटम 22 टेक्निकल सा सवाल आया, स्प्रिंग 22 सीधा सा सवाल आया। स्प्रिंग 22 नई स्कीम की पहली अटेम्प्ट थी। नई स्कीम में अब तक 3 पेपर आए हैं। एक दफ़ा सीधा सवाल आया है, और एक दरमियाना टेढ़ा, और एक अच्छा खासा टेढ़ा सवाल। आप ये देखें, अचानक से ट्रेंड चेंज हुआ है, मैं इसीलिए पीछे से आगे की तरफ लेके आ रहा हूँ। यू कैन एक्सपेक्ट कि हो सकता है इस दफ़ा मूड में बैठे और इस चैप्टर के ऊपर ज़रा थोड़ा सा आसान सवाल बना दें और कहीं और मुश्किल सवाल बना दें। बट कहने का मतलब ये है कि अब कंपनी लॉ के अंदर नई स्कीम के बाद वो थोड़ा सा, क्योंकि पहले क्या होता था, कंपनी लॉ और बी लॉ इकट्ठे होते थे, तो वो बी लॉ टेढ़ा बना देते थे और सी लॉ से सीधे सवाल पूछ लेते थे। अब चूंकि सी लॉ अकेला पेपर है और ग्रुप बी का पेपर है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो टेक्निकल बनाए पेपर। तो आपने अलर्ट रहना है, अच्छी तरह से समझ के, लॉजिक क्लियर होगी तो सारे मसले हल हो जाएंगे। डन? तो अब हमने जो पढ़ा, जो थोड़ा सा हमने 1-2 सेक्शंस वगैरह देखे, वो आपने देख के आना है। और पास पेपर्स हम लोगों ने देखे, आपके पास वो किताब मौजूद है। एक दफ़ा अगर उनके सोल्यूशन, एग्जामिनर कमेंट्स उसको देखना चाहें तो उसको देखते हैं। कल इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर 2 में फिर ऑफिशियल एंटर हो जाते हैं इंशाल्लाह।